इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 हमको राइट टू लिवलीहुड एंड राइट टू वर्क का अधिकार देता है। यानी अगर आप इंडियन हो तो आप इंडिया के किसी भी कोने में अपने मनपसंद काम को कर सकते हो, उसके जरिए पैसा कमा सकते हो। ऑब्वियसली वो जरिया जो है वो लीगल होना चाहिए। फिशरमैन यानी कि मछुआरे वो लोग होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, मे बी किसी समुंदर में या फिर किसी नदी में। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 20 सालों में 6184 इंडियन फिशरमैन एंड 1175 इंडियन वेसल्स को श्रीलंका ने सीज कर लिया है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कच्चाथीवू की। एक आरटीआई फाइल किया था तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के चीफ के अन्नामलाई ने, और इस आरटीआई का जब से रिप्लाई आया है तब से कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर एक बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। आज के एपिसोड नंबर 24 में चलिए हम जानते हैं कच्चाथीवू की कहानी। कच्चाथीवू एक छोटा सा अनइनहैबिटेड आइलैंड है जो करीबन 285 एकर्स में फैला हुआ है, और ये आइलैंड जो है ये पार्क स्ट्रेट में है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडी है। कच्चाथीवू का टोटल लेंथ है 1.6 किलोमीटर और कुछ जगहों पे ये करीबन 300 मीटर्स तक का वाइड है। कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो इंडियन कोस्ट के रामेश्वरम से करीबन 33 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के डेफ्ट आइलैंड के करीबन 24 किलोमीटर दूर है। कच्चाथीवू में कोई भी इंसान नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है। कच्चाथीवू में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है और वो है सेंट एंटनीज चर्च, जो बना था अर्ली 20th सेंचुरी में। हर साल यहाँ पे एक एनुअल फेस्टिवल लगता है जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों जगहों से बहुत सारे लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आते हैं। 2023 में करीबन 2500 इंडियन पार्टिसिपेंट्स इस फेस्टिवल में गए थे। कहा जाता है कच्चाथीवू का ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का एक पार्ट था। 17th सेंचुरी के आते आते इंडिया के रामानंथपुरम में रामनाथ साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा और ये आइलैंड इस पर्टिकुलर साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। ब्रिटिश रूल के समय कच्चाथीवू आइलैंड जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। सब कुछ ठीक था, मगर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1921 में, जब इंडिया और श्रीलंका दोनों ही इस आइलैंड पे अपना क्लेम एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। अब ये आइलैंड दोनों देशों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन है फिशरमैन। दोनों देशों से काफी तादाद में फिशरमैन इस आइलैंड के इर्द गिर्द फिशिंग करते हैं, इसलिए ये आइलैंड जिस देश के पास रहेगा वहां के फिशरमैन ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। श्रीलंका ने क्लेम किया है कि ये आइलैंड जो था पहले पोर्तुगीज के पास था बिटवीन 1505 एंड 1658 और उसके बाद ये चला गया उनके पास, जबकि इंडियंस का कहना है कि ये आइलैंड तो हमेशा से ही इंडियंस के पास था। प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फाइनली जून 1974 में एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जून 28, 1974 में फाइनली ये ट्रीटी बनके तैयार हो जाता है और कच्चाथीवू द्वीप चला जाता है श्रीलंका के पास। अब जैसे ये द्वीप चला जाता है श्रीलंका के पास, 1974 से ही तमिलनाडु में तरह तरह के प्रोटेस्ट्स शुरू हो जाते हैं। 1974 से चलता हुआ ये प्रोटेस्ट आज के 2024 तक चल रहा है। टाइम टू टाइम तमिलनाडु के जितने भी पावरफुल चेहरे हैं या फिर जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सेंटर पे प्रेशर डाला है श्रीलंका के साथ वापस बातचीत करने के लिए और कच्चाथीवू द्वीप को इंडिया का पार्ट वापस से बनाने के लिए। इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे ट्रेडिंग रिलेशंस हैं। रिसेंटली ये भी बात चल रही है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक रेल रोड स्थापित हो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाइपलाइंस बिछाई जा सके जिसमें से ऑयल और गैसेस इंडिया से श्रीलंका की तरफ ट्रांसफर की जा सके। इन तरह के बिजनेस डील से इंडिया को काफी ज्यादा फायदा है। एट द सेम टाइम इंडिया की पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट। तो अगर इंडिया आज अपने इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर श्रीलंका पे दबाव डाले फॉर रिटर्निंग ऑफ कच्चाथीवू आइलैंड, तो इससे इंडिया की छवि जो है वो इंटरनेशनली खराब हो सकती है। एट द सेम टाइम इंडिया को बिजनेस में भी काफी ज्यादा नुकसान भोगना पड़ सकता है। मगर क्या करें, इंडियन जो फिशरमैन है उनकी भी हालत हमको सोचनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ निकलेगा बायलैटरल टॉक से। इस आरटीआई के रिजल्ट के पब्लिश होते ही बहुत सारे पॉलिटिकल रिमार्क्स, बहुत सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस और बहुत सारे पॉलिटिकल गेम्स शुरू हो चुके हैं।
इन चीजों को अवॉइड करके इंडिया के उन फिशरमैन्स के बारे में सोचकर इस आइलैंड को जल्द से जल्द हमको इंडिया में वापस लाना है। हमको बात करनी है सॉल्यूशंस की। जैसे CAA 2019 इंप्लीमेंट हो चुका है, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि लोग अगर CAA 2019 के जरिए इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन लोगों को इस जानकारी की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। हम वापस आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 25 में विद येट अनदर न्यू स्टोरी। जय हिंद।